आफाक फारूकी अपने नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। सोचा तो था कि 2 प्रोग्राम रेडी करूंगा, एक अर्ली मॉर्निंग पाकिस्तान के एक इवनिंग में। अर्ली मॉर्निंग का जो आपने लास्ट प्रोग्राम देखा वो 4 घंटे में लोड हुआ था और उसके बाद चरागों में रोशनी न रही, मतलब नेट मुकम्मल खत्म हो गया और कोई वजूद नहीं था नेट का। जो रात 11 बजे जिसकी वापसी हुई, इस वक्त 3:10 हो रहे हैं, सुबह होने वाली है पाकिस्तान में। तो मैंने कहा जितना अर्ली कर लूँ शायद उतना लोड हो जाए, क्योंकि कल लाहौर में मला खड़ा होगा तो इसलिए नेट बंद होगा कि यहाँ जिस इलाके में रहता हूँ KPK के बॉर्डर तक फौज थी और मुकामी लोगों के अलावा किसी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने देते टूवर्ड्स इस्लामाबाद। और ताज़ी तरह यह है कि रात 2:30 बजे तक जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि वो अमीन गंडापुर कौन सा इंटरचेंज है, काना इंटरचेंज या समथिंग लाइक दैट, वहां पर वो मुकाबला जारी है अभी और लड़ाई दोनों तरफ से, कि बैरिस्टर सैफ के बकौल कि वो जो करना है करके देख लें, जो करेंगे उसकी जवाब आएगा, मतलब गोली के जवाब में गोली आएगी, लाठी के जवाब में लाठी आएगी। तो सबसे हैरानकुन बात है कि माशाल्लाह स्टेट बहुत ओपन हो चुकी है कि वजीर दाखिला फिजाई जायजा ले रहे थे, तो जो फिजाई जायजे की फुटेज आई है उसको देखकर गालिब का एक शेर अचानक जहन में आ गया कि कोई वीरानी सी वीरानी है, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देखकर घर याद आया, दश्त को देखकर घर याद आया कि पूरा इस्लामाबाद फिजाई जायजे में नजर आ रहा है, वीरान सुनसान कब्रिस्तान लगा हुआ है। अच्छा, कहते हैं कि मैं मौजूद आपको बता दूं, एक तो जयशंकर की जो आमद है, आलाफ सदन जो ऐलान हुआ है इंडिया से कि वो शंघाई कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान 16-17 को, मुझे नहीं पता कि 2 दिन रहेंगे, 1 ही दिन रहेंगे, तो उस पर बात करेंगे। और असल मौजूद वैसे यही है कि हो क्या रहा है। ये कहते हैं ना, रियासत कहती है, हुकूमत कहती है कि ये PTI दहशत फैलाना चाहती है, इंतशार फैलाना चाहती है, पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। तो ये ओवर रिएक्ट करके ये उसे कामयाब बना रहे हैं, उनके मकसद तो पूरे हो रहे हैं। अगर गौर से देखें, टैक्स लॉ से इस्लामाबाद आने वाले रास्ते पे मुकाबला हो रहा है, आंसू गैस चल रही है और फिजाई जायजे लिए जा रहे हैं, सारे रास्ते बंद हैं, मतलब ईच एवरी सिंगल कॉर्नर ऑफ इस्लामाबाद बस कंप्लीटली शट इट आउट। तो जब इस सिचुएशन में होंगे तो वो तो कामयाब हो गए ना कि इकॉनमी भी तबाह हो रही है। आप नेट बंद कर देते हैं, लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है इससे, वो खत्म हो गया, दुकानें बंद हैं, स्कूल बंद हैं, सारे कारोबार बंद हैं, तो अरबों खरबों का नुकसान तो ये हो रहा है ना। अच्छा, फिर आप एम्बेरसमेंट देखें कि मौजूद है मलेशियन प्राइम मिनिस्टर जो आज ही गुजरी हुई कल गया है वापस, तो वो चकलाला एयरपोर्ट से गया हो या रेगुलर कमर्शियल एयरपोर्ट से मुझे नहीं पता, तो कहीं मुझे वो ये भी मालूम नहीं है कि चकलाला एयरपोर्ट है किस जगह पर। वो जहां से भी गुजरा होगा तो उसने कैपिटल की, एटमी रियासत की कैपिटल को देखा होगा कि वीरान पड़ा हुआ है, हर तरफ कंटेनर लगे हुए हैं और एक खौफ का माहौल है। तो वो जो मुआहदे करके गया है, मेमोरेंडम वगैरह साइन करके गया है, 10 दफा सोचेगा ना कि यार ये कैसा मुल्क है कि जहां एक सियासी पार्टी ने पूरे मुल्क को और पूरे कैपिटल को स्पेशली सीज करके रखा हुआ है। अच्छा, फिर लोग कितने निकल रहे हैं, कहीं 200 का टोली निकली है, कहीं 50 की है, कहीं 25 की है, और आपने पूरा शहर बंद कर दिया। ये ओवर रिएक्ट करना है ना। तो अगर अच्छा, फिर एक हैरानकुन बात है कि चीफ मिनिस्टर KPK वो क्रेनों के साथ और औजारों के साथ, हथियारों के साथ निकला हुआ है एक ऐसे मुल्क में जहां हर तरफ सीज है सोसाइटी, इस्टेब्लिशमेंट ने मुकम्मल 77 साल से किया हुआ है। वो इनकी मर्जी के बगैर निकल सकता है, वो अपना घर भी छोड़ सकता है कि एक हुश के ऊपर वो बैठ जाए। फिर एक करप्ट आदमी हो जिसकी फाइलें, यहाँ तो फाइलें बन जाती है ना, और सियासतदानों की तो फाइलें होती हैं, और माशाल्लाह जैसे हैं सबका, ये मुल्क ऐसे तो नहीं खत्म हुआ है। जो उन्होंने किया है वो तो अपनी जगह पर है, मगर इन्होंने भी इस बहती गंगा में हाथ तो सबने धोए हैं ना। और गंडापुर के बारे में जो मालूमात हैं, जो परसेप्शन है, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो निकल गया और बड़े आराम से दीदा दिलानी से। और आप फिर साथ में ये देखें कि जमहूरियत कितनी माशाल्लाह से है
कि एक KPK का वज़ीर आला जो है या वर्कर निकल रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं और रियासत जो है ना बंद कर रही है, सड़कें, दीवारें, रोशनदान, रोजन से लेकर खिड़की दरवाजे सब बंद है ना। तो भाई ये और कैसी जमहूरियत चाहिए आप लोगों को? ये किसी जमहूरियत में ही मुमकिन है ना कि जिसका मुंह उठाए कैपिटल की तरफ निकल पड़े और हमलावर होने के लिए ऐलान कर दे और कहे कि जी मुकाबला करेंगे, बराबर का करेंगे और डट के करेंगे। तो मुझे बहुत खौफ आ रहा है कि पता नहीं यहाँ क्या होने जा रहा है। जिस तरह से चीजों को हैंडल किया जा रहा है बहुत हैरान कौन है। मतलब मैं हैरान हूं कि भाई फिजाई जायजे की क्या जरूरत थी और आपने क्या उखाड़ लेना था फिजाई जायजा लेके कि आप शहर की वीरानी देखने के लिए निकले और फिर उसकी फुटेज भी जारी कर रहे हैं। आप दिखा रहे हैं कि देखो कि यहाँ दश्त का सालम है, एक सहरा है पूरा वीरान। अब फिर शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है। पहले ही फौज तो मौजूद थी ना, तो हर तरफ फौज लगी हुई थी, FC मौजूद थी और कांस्टेबलरी और पता नहीं कौन कौन सी पैरामिलिट्री फोर्सेस सारी मौजूद थी और पुलिस अपनी जगह। अब 245 के तहत बाकायदा 17 तारीख तक के लिए फौज के हवाले इस्लामाबाद को कर दिया गया है कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है। और फिर जयशंकर का आना, यहां तो ये कहा जा रहा है कि जी कोई बड़ी उम्मीद ना रखी जाए, कोई तवक्को ना रखी जाए, बस आ रहे हैं। अच्छा, मैं इसको ऐसे नहीं देखता कि हाँ कोई बड़ी उम्मीद वाकई नहीं रखनी चाहिए, मगर ये बड़ी गौर तलब बात है कि जो लोग आपसे बात करने को तैयार नहीं है, आपकी शक्ल देखने को तैयार नहीं है। 10 साल पहले सुषमा स्वराज आई थी, फिर 2023 में मेरे ख्याल में बिगनिंग में आप बिलावल गए थे, तो दोनों ने बस हैंडशेक किया था जयशंकर ने और इन्होंने, और फिर दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी की थी। उस माहौल में उनका आना कि मतलब आप इसको ऐसे देखें ना कि आप किसी आदमी की शक्ल नहीं देखना चाहते, आप रोज इल्जाम लगाते हैं। अभी कश्मीर में ऑक्युपाइड कश्मीर, इंडियन कश्मीर जो है, वहां पर दरअंदाजी हुई और वहां मुजाहिदीन से इंडियन आर्मी की लड़ाई हुई, लोग मारे गए हैं, इंडियन आर्मी के भी कुछ जवान मारे गए हैं और इल्जाम लगाया जाए कि जनाब पाकिस्तान से फिर दरअंदाजी शुरू हो गई है और वहां इलेक्शन का माहौल था। फिर अभी मोदी ने जिस तरह से ख्वाजा आसिफ ने जो कहा था कि जी हाँ कांग्रेस और हम 370 के मामले में एक पेज पे नजर आते हैं कि जनाब 370 अपलिफ्ट होना चाहिए, और कांग्रेस भी कहती है। तो मोदी ने बयान दिया कि देखें डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और कांग्रेस ये सब एक उसमें है। मतलब इस पॉइंट स्कोरिंग के लिए ना, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जैसे पॉइंट स्कोरिंग कहते हैं, वो की जा रही थी। उसमें अचानक ऐलान हो जाना, पहला खदशा तो जो मेरे जहन में मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, जो मैं दिल में सोच रहा हूँ कि है मुमकिन है कि इंडियन बहुत चालाक हैं और स्पेशली उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री और जयशंकर को। अभी मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि हमारी पूरा फॉरेन अफेयर मिलकर भी उन्हें पूरा नहीं पढ़ सकता कि उनकी एक एक जुमले के 20-20 मतलब होते हैं। तो इनके आने को भी दो तरह से तो देख लेना, हमारा इतना विजन नहीं है कि 20 तरह से देखें कि ये मुमकिन है कि 3 दिन के बाद अचानक ऐलान हो कि जी पाकिस्तान के तो हालात बड़े खराब हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो हम तो जाना चाहते थे मगर हालात देखकर हम नहीं जा रहे। एक इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट क्रिएट की जाए पाकिस्तान के लिए, और इसका नुकसान तो खैर PTI को सब ज्यादा पहुंचेगा, मगर वो अपने मफाद में देखेंगे। दूसरा यह है कि देखें इसको इजी ना लें कि अचानक उनका आना कि जो आपसे मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, वो आपके घर आ रहे हैं, बिल्कुल जैसे आपका कोई दुश्मन चलकर आपके घर आ जाए। तो इसका मतलब है कि देयर इज सम रूम टू टॉक। अब उस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे अवेल करते हैं, आप उन्हें किस तरह वेलकम करते हैं और क्या बिहेव करते हैं, ये बहुत मैटर करेगा। कोई नहीं जानता कि बज़ाहिर तो शंघाई कॉन्फ्रेंस में 2 मुल्कों का मामला तो नहीं है। अच्छा, फिर बहुत इंपॉर्टेंट होगी शंघाई कॉन्फ्रेंस के 10 मुल्कों के लोग आ रहे हैं, मगर कोई पीटन तो नहीं आ रहे, शी तो नहीं आ रहे, उनके प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं ना, जो यहाँ के गवर्नर की तरह होता है कि असल तो शी है ना जो कुछ भी है, और प्यूटन नहीं है। 2 बड़े मुल्क हैं। ईरान से भी उनके सदर का मुझे नहीं पता क्या आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। आज खामनेई ने जो खिताब किया है 5 साल के बाद खुतबा, वो बड़ा सिग्निफिकेंट है और एक नई दावत है मुस्लिम उम्मा को शिया सुन्नी के एंगल से अगर देखें। और सारी चीजों को जब मैं देखता हूं तो दुनिया में नई करवटें, सियासी नई करवटें, फिर रिपब्लिकन 400 लोगों ने इंडोर्स किया है जनाब
डोनाल्ड ट्रंप को, और साथ में इल्जाम लगाया कि कमला हैरिस और बाइडेन ने दुनिया को एक बड़ी आर्मी वर्ल्ड वार के नजदीक पहुंचा दिया है, बॉर्डर खोल दिए गए, दहशतगर्द आ गए हैं। तो सारा कुछ जो है ना बहुत बड़ी चेंजिंग के साथ देख रहा हूं। तो ये जो जयशंकर आ रहे हैं, मेरा ख्याल है, मेरे कुछ दोस्तों से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि देखिए ये सब कुछ इंटरनेशनली जो ग्लोबली पॉलिटिक्स उसमें देखा जाए कि चाइना के खिलाफ पिछले दिनों इंडिया ने बयान भी दिया है कि इंडिया अपने आप को बहुत स्ट्रेंथन कर रहा है और जो खित्ते के लिए मसाइल पैदा कर सकता है उसकी रोशनी में भी देखें। फिर जो इंडिया में अभी ऑक्युपाइड कश्मीर, इंडियन कश्मीर में इंतखाबात हुए हैं जिसका रिजल्ट मेरे ख्याल में परसों आएगा, 8 तारीख को या 7, मुझे अपडेट है। फिर हरियाणा का, जहां मैं दोनों जगह बड़े पैमाने पे, स्पेशली इंडियन कश्मीर में तो मैं बीजेपी को हारता हुआ देखता हूँ, कांग्रेस को और उनका जो अलाइनमेंट है उसको जीतता हुआ देखता हूँ। फिर हरियाणा में भी कोई बेहतर पोजीशन नहीं है, क्योंकि जहां तक मुझे याद है, मैंने काफी दिन से नहीं पढ़ा इंडियन उसमें, कि जो केजरीवाल की पार्टी है और कांग्रेस में अलाइनमेंट नहीं हो सका, कि सीटों का मसला था। फिर एक दूसरी पार्टी थी जो 10 सीटें मांग रही थी कांग्रेस से, वो 7 पे एडजस्टमेंट चाहते थे। तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली, मगर बीजेपी आगे बढ़ती हुई नहीं नजर आती। तो मैं तो नहीं समझता कि वो 370 के हवाले से कोई अपलिफ्ट करना चाहते होंगे, क्योंकि उनका एक बड़ा स्टांस है। वो तो पाकिस्तानी कश्मीर के हवाले से भी बड़ी लंबी गुफ्तगू करते हैं कि अब हमारा अगला टारगेट वो है, और मोदी ने इलेक्शन से पहले कहा था कि अब हम जो करने जाएंगे अपने अगले इक़्तिदार में वो हिंदुस्तान की और दुनिया की तारीख में 1000 साल तक याद रखा जाएगा। तो आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशदिली से खैर मकदम भी करना चाहिए और कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। साइड लाइन पे तो बात हो सकती है ना, कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है, वो एक माइंडसेट के साथ आ रहे होंगे, कुछ तय किया होगा। क्योंकि मैं शिकायत कॉन्फ्रेंस को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता कि जैसे कुछ लोग समझते हैं कि भाई 10 मुल्क हैं तो इंडियन इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहेंगे, और वो चाहते हैं कि वो इंटरेक्ट करें रशिया से, चाइना से स्पेशली, और ईरान से, और काफी बाकी जो भी हैं जो खित्ते के लिए। ये सार्क कॉन्फ्रेंस नहीं, ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही वाइड इसमें देखा जाएगा। तो आने वाले दिन क्या लेकर आते हैं, मैं तो चाहूंगा कि अल्लाह करे को खुशी की खबर लाए। इंडिया को और पाकिस्तान दोनों को समझना होगा कि पड़ोसी नहीं बदले जाते। आप माने एक दूसरे को ना माने, मगर रियलिटी बेटर सही वो यही है कि आप कभी एक थे, आपका कल्चर एक है, आपका रहन सहन एक है, मजहब के जो बोध है उसके हवाले से आप जिंदगी नहीं गुजार सकते। मजहब सबका जाती मामला है। अगर एक हिंदू लेन देन में सच्चा है, खरा है, और वो हम्बल है, सोफिस्टिकेटेड है, और ह्यूमैनिटी से उसे मोहब्बत है, वो आपके साथ खड़ा होता है, तो मेरे नजदीक वो एक बदकार मुसलमान से कहीं ज्यादा बेहतर है। मैं साफ कहता हूं, कोई नाराज हो, कोई किसी को बुरा लगे, मैंने यूएस में रह के ये सीखा, मेरे इंडियन दोस्त है, एक डाइवर्स माशरा है ना, कहना चाहिए कि वहां हर तरह के दोस्त हैं, यहूदी भी दोस्त हैं। हमारे दरमियान कभी मजहब के हवाले से गुफ्तगू नहीं हुई, कभी किसी ने मेरे मजहब पर कोई उंगली नहीं उठाई, ना मैंने उनके मजहब पे उठाई। हमारा लेन देन भी है, हम उठते बैठते भी हैं, खाते पीते भी हैं, और एक फैमिली की तरह जिसे कहना चाहिए बहुत अच्छे पैमाने पर हमारे ताल्लुकात हमेशा से रहे हैं। तो हम यहाँ रह के बराबर में ईच अदर आपस में रहकर नेक्स्ट डोर रहकर क्यों नहीं एक हो सकते। और ये ध्यान में रखें, ना इंडिया बड़ी पावर बनेगा जब तक पाकिस्तान से उसके ताल्लुकात नॉर्मल नहीं होंगे, और पाकिस्तान की इकॉनमी कभी दुरुस्त नहीं होगी। इसकी सलामती, बका, खुशहाली, तरक्की मैं सब इंडिया के साथ जुड़ा हुआ देखता हूं। और कब तक लड़ेंगे, कितना लड़ेंगे? भूख नंग लाख इंडिया कहे कि बड़ी तरक्की कर ली है, $700 बिलियन रिजर्वायर है, और $200 बिलियन की, $250 बिलियन की आईटी एक्सपोर्ट है, मेडिसिन में वो बहुत आगे है, सब कुछ है, जिंदगी के हर मामले में आगे। मगर उनकी आबादी, वहां मौजूद गुर्बत, वो उनके मीडिया से दूर से झलकती है। मैं हजारों मिसालें दे सकता हूं गुर्बत की कि पाकिस्तान से ज्यादा गुर्बत झलकती है वहां।
तो इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करें। ये दोनों, सबका हक है कि उसके फ्रिज में भी रोजाना की बुनियाद पर वो ग़िज़ा मौजूद हो जो एक अच्छे खाते पीते घर में होती है, नॉर्मल रह सके। कोई ये नहीं चाहता कि सबके घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां हों ब्रांडेड, मगर आज की दुनिया में एक छोटी सी गाड़ी तो सबको चाहिए ना, टेलीफोन तो सबको चाहिए ना, सब टाइम पर अपना बिल दे सकते हो। खुदा के लिए मैं तो ये रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, आप हम ये जितने भी फॉरेन ऑफिस हैं पाकिस्तान के, इंडिया के या दुनिया के, ये हमसे हजारों गुना ज्यादा समझदार हैं। जब हमारी छोटी सी खोपड़ी में इतनी बात आती है तो आपके क्यों नहीं आती? इंसानों को इंसानों की तरह कब तक हम जानवर उन्हें ट्रीट करते रहेंगे? कब तक उन्हें इंसान नहीं समझेंगे और अपनी अय्याशियां देखते रहेंगे? एक अशराफिया, एक मखसूस क्लास कब तक इस दुनिया को कंट्रोल करती रहेगी? सोचें, और आम आदमी को भी सोचना चाहिए। रियासतें, उनकी पॉलिसियां बिल्कुल अलग होती हैं, अवाम बिल्कुल अलग होते हैं। उन जिनसे वोट लेकर आके पॉलिसियां बनाई जाती हैं, उन पॉलिसियों का 99% आम आदमी से कोई लेना देना नहीं होता। सिर्फ इतना समझा सकता हूँ, साथ में समझाना तो मुझे लफ्ज नहीं कहना चाहिए, मैं कहाँ का अक्ले कुल, मैं तो सिर्फ अपनी एक राय का इजहार करता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, महसूस करता हूँ। जब आप अपने अराउंड को ना समझा सकते हो तो एक जमाने को क्या मुखातिब करना, उन्हें समझाना, सबने करना वही था। अपनी लर्निंग होती है, आप खुद गिर के सीखने की एक नेचुरल अल्लाह ताला ने इंस्टिंक्ट रखी है, तो उसमें सिर्फ आप अपनी गुफ्तगू कर सकते हैं। बहरहाल वापस आते हैं पाकिस्तान पर। देखें जी, पीटीआई अपने मकासद में अभी तक मुझे कामयाब नजर आती है। पब्लिक बाहर नहीं निकलेगी, मगर यह बहुत हैरान हो रहा है कि जो जिस बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हैं और उन्हें यकीन है जैसे कि कोई उन पर हाथ नहीं डाल सकता। वो एक दिन इधर ऐलान करते, दूसरे दिन कहीं ऐलान करते हैं और रियासत को सीज कर देते हैं, एक परसेप्शन बना देते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी तो देख रही है ना। मेरा जाती ख्याल तो ये है कि रियासत को ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। रास्ते इस तरह बंद करके, इंटरनेट बंद करके, कारोबारी जिंदगी बंद करके तरक्की खुशहाली ना आ सकती है, ना इसका परसेप्शन जो आप बयान कर रहे हैं वो आप दिखा सकते हैं। आप महंगाई टीवी पे बयान करते रहिए। मुझे इतना पता है कि अभी 15 दिन पहले जो पैनाडोल दर्द सर्द की गोली, क्योंकि मैं अमेरिका से जो गोली टैबलेट लेकर आया था टाइनॉल, वो खत्म हो गई। मेरे सर में अक्सर दर्द होता है, तो जो 25 रुपए और 30 रुपए में, कहीं 25 रुपए थी कहीं 30, आज वो 40 रुपए की मिली है। अब आप ना माने, मुझे इतना पता। फिर दिलचस्प बात यह है कि 80 रुपए की 2 टैबलेट होती है ना, मतलब 2 पत्ते होते हैं ना 8 के मेरे ख्याल में, तो वो 20 रुपए नहीं देता, वो 2 टॉफियां उठा के दे देता है, कहते हैं जी 20 रुपए नहीं है। और जो चीज 45 रुपए की है, 50 रुपए का बिल दो तो 5 रुपए का तो नोट ही नहीं है इस मुल्क में, तो वो 5 रुपए की कोई छोटी सी टॉफी उठा के दे देता है। मतलब ये दुनिया में कोई रियासत ऐसी है कि जिसके यहाँ बेसिक करेंसी ही नहीं है और पेट्रोल की कीमत है 259 रुपए 12 पैसे। भाई तू 88 पैसे कहां से देगा बता ना? मगर किसी के पास इसका जवाब नहीं है। वो 88 पैसे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं वहीं के वहीं। अरबों रुपए का रोज का ये फ्रॉड होता है। तो कहना ये चाहता हूं, खुदा के लिए गौर करें सूरत हाल पर और कोई रास्ता निकालें आगे बढ़ने का, वरना ये जमहूरियत अजाब बन चुकी है। जमहूरियत तो पहले ही नहीं है यहाँ, मगर जिस नाम को लेके आप चल रहे हैं वो आपके लिए अजाब बन चुकी है। बेहतर है फिर इससे जान छुड़ा लें। आम आदमी कम अज कम अपनी मजदूरी तो कर सके, क्योंकि मैं बार बार रिपीट करता हूं, आम आदमी का इस कॉन्स्टिट्यूशन से, ह्यूमन राइट से, सिटीजन राइट से जो है ही नहीं, और ना उसे शऊर है, तो इस खेल को खत्म कर दें, ज्यादा बेहतर है। और आने वाले दिनों में आपको यही करना पड़ेगा, क्योंकि ना विजन है आपका, ना समझ है आपकी, ना आप पूरा अंदर खुद जाना चाहते हैं, ना बाहर वालों को बाहर पूरा रहने देते हैं, कि आप कोई प्रॉपर वे में निजाम चलने नहीं देना चाहते। आज के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह। हो नहीं जाता करना पैंदा है, हो नहीं जाता करना पैंदा, जीवन दे लिए मरना पैंदा।
खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदस फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।